लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई थ्रू अवर बुक सोशियोलॉजी डिमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी रिटन बाय मी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी। उससे पहले लेकिन हम प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन करेंगे। उसमें देखेंगे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा। तो देखते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा। हमने देखा मॉडर्न रिलीजन के बारे में डर्कहाइम क्या कह रहे हैं, उसको सेकुलरिज्म से एसोसिएट कर रहे हैं। वो न्यू सेक्रेड सिंबल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में जनता को ही देखो भगवान कह दिया जाता है। तो नए रिलीजन में, न्यू रिलीजन में या मॉडर्न रिलीजन में आप जनता जनार्दन हो जाती है। स्पिरिचुअलाइज्ड पेट्रियोटिज्म की बात कुछ हो रही है, सिविल रिलीजन या सिविक रिलीजन की बात हो रही है। आपने देखा रॉबर्ट बेला जो स्कॉलर हैं वो कैसे डर्कहाइम को सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनकी जो सोसाइटी जो स्टडी है प्रिमिटिव सोसाइटी पर, वो आज के सिविल रिलीजन पर भी अच्छी तरीके से अप्लाई की जा सकती है। ऐसे कुछ उन्होंने बताया। फिर हमने देखा ट्रू रिलीजन के बारे में डर्कहाइम बता रहे हैं, बोले हैं ट्रू रिलीजन ही सोसाइटी की वर्शिप है, जबकि जो हम आज के रिलीजन देख रहे हैं मॉडर्न रिलीजन, वो वास्तव में फॉल्स रिलीजन है। और इसी वजह से लोगों में कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वो फॉल्स रिलीजन को ही रिलीजन मानने की भूल कर रहे हैं। जबकि अगर सोसाइटी वर्शिप हो तो सोशल सॉलिडरिटी बनी रहेगी और कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मीन्स कन्फ्लिक्ट पर जो व्यू है डर्कहाइम का, वो ट्रू रिलीजन और फॉल्स रिलीजन के रिस्पेक्ट में है। फिर हम कुछ क्रिटिसिज्म देखते हैं डर्कहाइम के। उसमें हमने क्या देखा, सिलेक्टिव डेटा के बारे में बताया गया कि डर्कहाइम सिलेक्टिवली डेटा इंपोज करा रहे हैं अपनी फंक्शनल थ्योरी पर। फिर बताया कि रिलीजन जहां ऑपरेसिव है वहां पर फंक्शनल स्कॉलर कुछ बोलते नहीं है, मीन्स डिस्ट्रक्शनल रोल का कुछ भी डिस्कशन नहीं है। रॉडने स्टार्क के हमने डिस्कशन देखा। उन्होंने क्या बताया कि रिलीजन में शेयर्ड मोरलिटी की बात बताई तो गई है, लेकिन गाइड कोई नहीं होता उससे। मीन्स लिखी तो है लेकिन फॉलो कोई नहीं कर रहा है। फिर हमने देखा इमोरल प्रैक्टिसेस लाइक सती, अनटचेबिलिटी, पॉलीगैमी, इस पर भी रिलीजन या तो शांत है या सपोर्ट कर रहा है। फिर देखा अनरियलिस्टिक कंपैरिजन, मींस डर्कहाइम जो प्रिमिटिव और मॉडर्न रिलीजन में कंपैरिजन कर रहे हैं शायद वो रियलिस्टिक नहीं है। आर्म चेयर सोशलॉजिस्ट बोला गया, किसके द्वारा? मेलिनोव्स्की के द्वारा। आर्म चेयर सोशलॉजिस्ट क्यों बोला गया? क्योंकि ये सेकेंडरी सोर्सेज पर बहुत रिलाई कर रहे थे। इन्होंने डेटा किससे लिया था? स्पेंसर से, जो एक ट्रेवलर थे। ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। फिर बताया गया कि इन्होंने जो अरंटा की स्टडी करी, वो अरंटा ट्राइब यूनाइटेड थी ट्राइब के लेवल पे, ना कि क्लैन के लेवल पर, और इसी को भूल कर बैठे थे डर्कहाइम साहब। तो ट्राइब के लेवल पर अगर यूनाइट है तो मीन्स मल्टीपल टोटेम कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। और क्लैन के लेवल पर भी 3 टाइप ऑफ टोटेम हमने देखे थे। एक तो पर्सनल था, क्लैन टोटेमिज्म था, और सेक्स टोटेमिज्म था। तो इन 2 टोटेमिज्म में आप देखते हैं क्लैन टोटेमिज्म ही अकेला जो है वह यूनाइट कर रहा है, और सेक्स टोटेमिज्म और पर्सनल टोटेमिज्म यूनाइट नहीं करता है। ये भी हमने देखा। ये बात किसने बताई थी? मेलिनोव्स्की ने। फिर हमने देखा W.H. स्टेनर का व्यू, जो कि एक फिनोमेनोलॉजिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि सेक्रेड और प्रोफेन में जो डायकोटोमी बता रहे हैं फंक्शनलिस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियलिटी बहुत मंडेन होती है, संसारिक होती है। मीन्स आप संसार में जाएंगे उस हिसाब से रियलिटी बदलती रहती है। ये बताते हैं किसी के लिए डेली मील सेक्रेड हो सकता है, वहीं किसी के लिए डेली मील प्रोफेन हो सकता है। वो डिपेंड करता है व्हाट इज ग्राउंड रियलिटी। फिर एक और एडवेंट लीच, ये भी फिनोमेनोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया? प्रोफेन और सेक्रेड 2 एक्सट्रीम एंड हैं, जबकि रियलिटी इनके बीच में कहीं लाई करती है। फिर हमने देखा टोटेम का डिवीजन क्या था। मेलिनोव्स्की ने इसको क्लैन, सेक्स और पर्सनल टोटेमिज्म पर डिवाइड किया। और इसके बाद इन्होंने बताया था कि यूनिटी बस यहाँ पर देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो है वो कन्फ्लिक्ट या डिसयूनिटी की बात करते हैं, जबकि डर्कहाइम बस इस पर ही ज्यादा फोकस कर देते हैं, इनके बारे में कोई चर्चा करते ही नहीं है। फिर रेडक्लिफ ब्राउन का हमने क्रिटिसिज्म देखा था कि मल्टीपल टोटेम्स ऑफ वन ट्राइब। मॉडर्न सोसाइटी के बारे में बताया गया यूनिटी बाई सेकुलरिज्म। मतलब इनके जो क्रिटिक है उसमें बताया गया कि मॉडर्न सोसाइटी में अगर यूनिटी दिखती भी है तो वो कारण क्या है? सेकुलरिज्म, ना कि रिलीजन। क्योंकि ये जो मॉडर्न सोसाइटी है इसमें रिलीजन तो बस लड़ाई झगड़े कराता है, और सेकुलरिज्म से कैसे यूनिटी है? सॉलिडरिटी इन मल्टी कल्चरल पॉलीथेइस्टिक सोसाइटी। तो अगर यहाँ पर सॉलिडरिटी है, सोशल सॉलिडरिटी, उसका जो रियल कॉज है वो है सेकुलरिज्म, ना कि रिलीजन। ऐसे कुछ क्रिटिक किया गया। और ये बताया गया कि सेक्रेड हमेशा सुपर पावरफुल नहीं होता है। कभी कभार सेक्रेड को प्रोफेन प्रिसीड भी कर जाता है। जैसे कि इनलाइटनमेंट आया तो क्या हुआ? जो भी सेक्रेड सिंबल्स रहे होंगे उसकी क्वेश्चनिंग की गई होगी सोसाइटी के द्वारा, तभी जो सेक्रेड सिंबल्स थे उनको खत्म हो पाए। जैसे कि इवन रिलीजन को भी क्वेश्चन कर दिया गया था एनलाइटनमेंट के दौर में। फिर फेमिनिस्ट स्कॉलर का हमने क्रिटिक देखा, उसमें भी करेन आर्मस्ट्रांग और कमला भसीन का जिक्र किया। उसमें हमने बताया रिलीजन जस्टिफाइज
पैट्रियार्की। तो इन्होंने बताया रिलीजन में जो भी कुछ लिखा है वो फंक्शनल वगैरह नहीं है, वो बस जो मेन की बातें हैं और जो मेन जिससे आराम पाता है वो सब चीजें इसमें लिखी गई हैं। फिर हमने देखा रंसीमान, इनका थ्योरी ऑफ टाइम की बात है। आइडियलिस्टिक और सिंपलिस्टिक सोसाइटी मींस प्रिमिटिव सोसाइटी पर तो ये अप्लाई हो रही है। और ये कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स मॉडर्न रिलीजन के उन्होंने एग्जांपल दिया था। फिर उनका फ्रेंच सोसाइटी में जो डरखाइम है वो प्रीस्ट की तरीके से हैं। तो हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे हम लोग आरती करते हैं कि कष्ट हरो सबके, तो ऐसे ही डरखाइम बस कष्ट करना चाहते थे उस सोसाइटी के, इसलिए कुछ भी कंपेरिजन कर रहे थे। सिंपलिस्टिक सोसाइटी का कंपेरिजन मॉडर्न रिलीजन से कर दे रहे थे कि कैसे भी सोशल सॉलिडारिटी जैसी बात बन जाए, कैसे भी हो बन जाए। फिर हमने देखा एक पीटर बर्जर साहब थे जो फिनोमेनोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया कि इनकी थ्योरी में कोई सोशल डायनेमिज्म नहीं दिखता है, बहुत स्टैटिक थ्योरी है, बस सेक्रेट प्रोफेन में बांट देना है, जबकि रिलीजन को इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। फिर उन्होंने बताया था कि कैसे अगर सोसाइटी मना भी करे, किसी को परेशान भी करे, तब भी लोग रिलीजियस होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि लोग रिलीजन और सोसाइटी को अलग तरीके से देखते हैं, रिलीजन और सोसाइटी को एक जैसे नहीं देखते हैं। एक कॉमन मैन का जो इंडिविजुअल मैन का पर्सपेक्टिव है वह अलग है। रिलीजन नॉट इज इक्वल टू सोसाइटी वर्सेस एज पर कॉमन मैन, और इसी को देखना भूल गए कौन? डरखाइम। ये कौन बता रहा है? पीटर बर्जर। तो इसीलिए ये फिनोमेनोलॉजिस्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये कॉमन मैन के एक्सपीरियंस को स्टडी कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि कलेक्टिव रिलीजन में इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ रिलीजन हो जाता है आजकल, जिसमें कल्ट्स और सेक्स का इमरजेंस हो रहा है। फिर हमने देखा रॉबर्ट बेला एक स्कॉलर हुए, वो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं डरखाइम का और बता रहे हैं सिविल रिलीजन इन अमेरिकन सोसाइटी, जो कि सोशल सॉलिडारिटी या यूनिफाई कर रही है अमेरिकन सोसाइटी को। और फिर इन्होंने इंडियन सोसाइटी के रिस्पेक्ट में बताया क्रिकेट, सिनेमा या बॉलीवुड, ये सब मॉडर्न रिलीजन के कुछ केस है या सिविल रिलीजन का कुछ केस है जिससे जनता आपस में जुड़ पाती है या सोशल सॉलिडारिटी दिखा पाती है। ये तो रही बात प्रीवियस लेक्चर की कुछ रिवीजन की। अब चलते हैं सिलेबस पे। अब सिलेबस में देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 सब टॉपिक बी। हमने जो पढ़ लिया है रिलीजन एंड सोसाइटी कंप्लीटली पढ़ लिया है और इसमें देख लिया है कैसे रिलीजन इज इक्वल टू सोसाइटी वर्शिप था फॉर डरखाइम, लेकिन इनके जब हम क्रिटिक पढ़ते हैं तो इसको कुछ उल्टा ही पा रहे थे। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, ये टॉपिक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका पहले मैं आपको कंटेक्स्ट बता देता हूँ। डिवीजन ऑफ लेबर जो थ्योरी दी गई है वो डरखाइम बस इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि समाज बहुत कन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है, समाज में बहुत कन्फ्लिक्ट है और सोशल सॉलिडारिटी खत्म होती जा रही है। डरखाइम देख रहे हैं कि कैसे समाज को जोड़ा जा सके, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर डिवीजन ऑफ लेबर है तो बस सोसाइटी की वजह से है, ना कि मार्केट की वजह से, ना कि इंडिविजुअल की मेरिट की वजह से। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग काम बंटता है लोगों में, वो बस इसलिए बढ़ता है क्योंकि सोसाइटी चाह रही है। सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशनल करेक्टर ऐसा है। तो जो की टर्म है आपके लिए ऑर्गेनाइजेशनल करेक्टर ऑफ सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो ये बता रहे हैं अगर ऑर्गेनाइजेशनल करेक्टर ऑफ सोसाइटी बदल जाएगा तो डिवीजन ऑफ लेबर भी बदल जाएगा, बस इतना हमें समझना है। तो डिवीजन ऑफ लेबर भी बदल जाएगा। तो ये डिपेंड किस पर करता है? ये डिपेंड करता है डायनेमिक डेंसिटी पर। इसको हम पढ़ेंगे, बस मैं आपको बस टर्म से थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूं डायनेमिक डेंसिटी पर। और डायनेमिक डेंसिटी किससे मिलकर बनती है? वो 3 टर्म है, वॉल्यूम, मटेरियल डेंसिटी। ये शायद आपके लिए बहुत कठिन शब्द लग रहे हैं लेकिन इनमें कुछ है नहीं, तो मैं मीनिंग से बताऊंगा तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। और एक होता है मोरल डेंसिटी। बस अगर ये बदलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल करेक्टर ऑफ सोसाइटी बदल जाएगा, जिससे डिवीजन ऑफ लेबर बदल जाएगा। जैसे वॉल्यूम क्या होता है? जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ेगी, फ्यूडलिज्म से शायद मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन जाए। ऑर्गेनाइजेशनल करेक्टर का मतलब क्या है? लोग कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं, या कास्ट बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड हैं या क्लास बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड हैं। जैसे प्रिमिटिव सोसाइटी में किस पर ऑर्गेनाइज थे, या ट्रेडिशनल सोसाइटी में कास्ट बेसिस पर, लेकिन आज की मॉडर्न सोसाइटी में किस बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड है? क्लास बेसिस पर। तो आप देख रहे हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन करेक्टर जो है वो कास्ट से क्लास बदल गया। क्यों बदला? ये बदला इन 3 चीजों की वजह से। वॉल्यूम मींस पॉपुलेशन, मटेरियल डेंसिटी मींस पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, और मोरल डेंसिटी मींस इंटरेक्शन लोगों में बढ़ गया है, इंटरेक्शन। बस ये 3 कीवर्ड्स हैं। तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी या पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया घटेगी या बढ़ेगी, या लोगों में इंटरेक्शन घटेगा बढ़ेगा। और मोरल डेंसिटी डिपेंड करती है इन दोनों चीजों पर। तो जब लोग की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी तो लोगों में इंटरेक्शन भी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, जो भी कुछ होगा हम केस देखेंगे। इस वजह से क्या बदलेगा? ऑर्गेनाइजेशनल करेक्टर ऑफ सोसाइटी बदलेगा, जिस वजह से डिवीजन ऑफ लेबर बदल जाएगा। मींस ये फोकस जो कर रहे हैं अकेले सोसाइटी पर ही कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन करेक्टर ऑफ सोसाइटी। तो ये कह रहे हैं लोग अगर बढ़ते हैं, लोग अपना काम बांट रहे हैं, तो बस अपनी नीड की वजह से, सोसाइटी की नीड की वजह से। चलिए देखते हैं स्टोरी को। डिवीजन ऑफ लेबर, इसको डीओएल उसमें शॉर्ट में लिखता हूं मैं। तो ये जो है वो पीएचडी थीसिस है डरखाइम की। कब सबमिट करी गई थी ये आप मुझे ईयर यहाँ पर लिख के बताएं, ईयर क्या थी। बुक ऑफ डरखाइम क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। पर्टिकुलरली ये पीएचडी थीसिस थी। द एसेंस ऑफ दिस बुक, अगर इस बुक में जो बात कही गई वो क्या कही गई? व्हाट फ्रांस इज एंड व्हाट इज आउट टू। जो इसमें चिंतित हैं डरखाइम, वो फ्रांस सोसाइटी की वजह से चिंतित हैं। क्यों? क्योंकि समाज बदल रहा है,
और समाज कैसा होना चाहिए इसके बारे में ही चिंतित। नोट, थ्रू दिस बुक फिलोसोफर डर्कहाइम टर्न टू सोशियोलॉजिस्ट। ये जो बुक थी वो आई थी 1893। उस समय फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी आप मुझे कमेंट में बताइए, थोड़ा रिसर्च कर। तो इससे पहले, इस थ्योरी से पहले, ये जो डर्कहाइम थे ये कुछ फिलोसफी से ओरिएंटेड बातें करते थे। मैंने आपको इनके बैकग्राउंड में बताया कि इनका एक सब्जेक्ट फिलोसफी भी था, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर से इस टॉपिक के बाद ये बन गए सोशियोलॉजिस्ट डर्कहाइम। ये फिलोसोफर क्यों थे? क्योंकि ये मॉन्टेस्क पर कुछ लिख रहे थे। मैंने आपको बताया था इन्होंने मॉन्टेस्क पर भी कुछ लिखा था। अब ये सोशियोलॉजिस्ट डर्कहाइम कैसे बन जाते हैं अब देख। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है पहले आप समझिए। एक काम, एक व्यक्ति वर्कर है, एक व्यक्ति एडवोकेट है, एक व्यक्ति शायद स्वीपर है, तो कोई एक ट्रैफिक पुलिसमैन है, कोई एक हाउसवाइफ है, कुछ ऐसा। तो आप देख रहे हैं लोगों के काम बट गए, यही है डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसको डेफिनेशन में पढ़ते हैं क्या है। तो मैंने यहाँ पे सिलेबस लगा रखा है, ये है डिवीजन ऑफ लेबर। बैकग्राउंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को क्या आ रही थी, उन्हें एक क्वेश्चन था दिमाग में, इस मॉडर्न समाज को जोड़कर कैसे रखा जाए। डर्कहाइम बस इसमें चिंतित थे कि ये जो मॉडर्न फ्रेंच सोसाइटी है ये जुड़ के कैसे रहेगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी बहुत तेजी से, सोसाइटी हो रही थी चेंज बहुत तेजी से, तो बस इस सोसाइटी को जोड़कर वो रखना चाहते थे। तो इसलिए बैकग्राउंड देखते हैं कि डर्कहाइम की स्टडी के पहले का क्या स्टडी है डिवीजन ऑफ लेबर पर। एडम स्मिथ जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, इनका जो टाइम पीरियड है 1723 से 1790 है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए डर्कहाइम का क्या टाइम पीरियड। आपको मैं बस एक कंटेक्स्ट के लिए बताना चाहता हूँ, 1912 में इन्होंने एक थ्योरी दी थी रिलीजन एंड सोसाइटी, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड है आप समझ सकते हैं कितना होगा। आल्सो वर्कड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर बिफोर डर्कहाइम बट ही कंसीडर्ड इट एज इकोनॉमिक। एडम स्मिथ, इनकी एक बुक है बहुत फेमस, उसका मुझे नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। ये डर्कहाइम से पहले इस पर काम कर चुके हैं डिवीजन ऑफ लेबर टॉपिक पर। लेकिन जैसे कि डर्कहाइम डिवीजन ऑफ लेबर को किससे जोड़ रहे हैं? सोसाइटल नीड से। इस सोसाइटी जैसे चाहेगी वैसे ही लोग अपने काम को बांटेंगे। जबकि ये जो कह रहे हैं एडम स्मिथ, ये कह रहे हैं जैसे मार्केट चाहेगा वैसे लोग अपने काम को बांटेंगे, ना कि सोसाइटी चाहे। अब देखते हैं क्या। एज पर एडम स्मिथ, स्पेशलाइज्ड वर्क लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड दिस इज ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर को किससे एसोसिएट कर रहे हैं? स्पेशलाइज्ड वर्क से एसोसिएट कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी से एसोसिएट कर रहे हैं और मार्केट से एसोसिएट कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर स्पेशलाइज्ड वर्क है तो मीन्स आप एक पर्टिकुलर काम बहुत बार करते हैं, तो ये है रिपीटेड वर्क। मोर एक्सपीरियंस, लेस मिस्टेक्स, सेव टाइम एंड मनी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट गई और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो स्पेशलाइज्ड वर्क होने से क्या फायदा मिल गया? पर्टिकुलरली प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है, जिससे फायदा किसको होता है? मार्केट से। तो आप समझ रहे हैं मार्केट को फायदा है, इसीलिए मार्केट चाह रहा है डिवीजन ऑफ लेबर, ये कहना है एडम स्मिथ। जबकि डर्कहाइम्स डिवीजन ऑफ लेबर इज ए रिएक्शन टू एडम स्मिथ डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी। मींस डर्कहाइम इस बात को तो बिल्कुल मान ही नहीं रहे हो, ये नहीं मान रहे होंगे कि मार्केट की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर है, मार्केट की वजह से लोग अपने काम को डिवाइड कर रहे हैं। डर्कहाइम्स थ्योरी ऑफ डिवीजन लेबर केम ड्यूरिंग द एरा ऑफ रिवोल्ट्स आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन ड्यू टू रैम्पेंट इंडिविजुअलिज्म एंड मोरल क्राइसिस। तो किस दौर में आई इनकी थ्योरी? 1893 में। डर्कहाइम वाज कंसर्न्ड अबाउट द राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, डिफरेंशिएशन, हेटेरोजेनिटी and complexity in modern industrial society and particularly French society, and wondered how the society will stay intact if each person pursues his own ends. डर्कहाइम देख रहे हैं, बैठे हुए हैं सोसाइटी में और देख रहे हैं सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म है, डिफरेंशिएशन है, हेटेरोजेनिटी है और कॉम्प्लेक्सिटी है। तो वह चिंतित थे ये समाज कैसे जिंदा रहेगा, ये इंटैक्ट कैसे रहेगा, ये सोशल सॉलिडरिटी कैसे बनी रहेगी। तो वो फंक्शनिस्ट की तरीके से सोच रहे थे। तो ये कह रहे थे कलेक्टिविज्म ऑफ ओल्ड टाइम्स फेडेड अवे एंड ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी वाज परस्यूइंग हिज ओन गोल्स। अब ये देख रहे थे पहले तो लोग मिलकर काम करते थे, अब आदमी भागा पड़ा है, कोई लेबर बन रहा है, कोई वर्कर बन रहा है, कोई टेक्नीशियन बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई राइटर बन रहा है, कोई एडवोकेट बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है। अब सब आदमी अपने अपने काम में लग जाएंगे तो इस बेचारी सोसाइटी का क्या होगा, इस सोसाइटी का क्या होगा? ये डर्कहाइम के मन में चिंता थी। डर्कहाइम चिंता में पड़ गया कि इस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी को कैसे बांध कर रखा जाए। तो आप देख रहे हैं ये हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। डर्कहाइम वांटेड टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट इन द फॉर्म ऑफ ब्रिंगिंग सोशल ऑर्डर बैक इन शेप। तो इन्होंने सॉल्यूशन क्या कहा कि सोशल ऑर्डर कैसे भी आ जाए वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए, मींस इनकी जो डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी है वो कहीं ना कहीं सोशल ऑर्डर की तरफ लीन कर रही होगी, इतनी तो आपको समझ में आ गई। डर्कहाइम रिजेक्टेड द व्यूज दैट डिवीजन ऑफ लेबर इज ड्यू टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, प्लीजर और यूटिलिटी। ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल की चाहत पर लोग अपने काम को नहीं बांट। मैं अगर टीचर हूं, मैं अगर राइटर हूं, तो एज पर डर्कहाइम मैं अपनी वजह से नहीं हूं। इंडिविजुअल का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई प्लीजर नहीं है, या कोई उसकी उपयोगिता की वजह से आप काम नहीं कर। मीन्स मैं राइटिंग को कोई उपयोगी काम नहीं समझ रहा हूं एज पर डर्कहाइम। डर्कहाइम्स थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज इन अपोजिशन टू द थ्योरी ऑफ हिज प्रेडिसेसर लाइक प्लेटो, डेविड ह्यूम
एडम स्मिथ एंड कार्ल मार्क्स। तो इन्होंने कैसे सबका विरोध किया देखते हैं, क्योंकि डर्कहाइम की स्टडी कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, तो उसका भी थोड़ा सा कंटेक्स्ट देखना जरूरी है। एज पर प्लेटो, डिवीजन ऑफ लेबर इज डिफाइंड बाई इनहेरेंट कैपेबिलिटीज ऑफ द पीपल। इसमें भी देखिए डिवीजन ऑफ लेबर किसकी वजह से बता रहे हैं, पीपल की वजह से। तो यहाँ पर सोसाइटी को इन्होंने कुछ भी माना नहीं, किसने, प्लेटो ने। तो ये कैपेबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल, तो इनकी कौन सी थ्योरी है आप अभी लेक्चर में पढ़ेंगे आगे, मैन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन। जब हम स्ट्रेटिफिकेशन चैप्टर कर रहे होंगे उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। अब देखते हैं ह्यूम क्या कहते हैं। एज पर डेविड ह्यूम, डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल अबाउट एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन ऑफ पीपल। ये भी पीपल सेंट्रिक बात कर रहे हैं और इसमें भी एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं। प्लेटो साहब किसकी बात कर रहे थे, कैपेबिलिटीज की, ये एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन की। डिवीजन ऑफ लेबर किसकी वजह से है, एक कह रहे हैं कैपेबिलिटीज की वजह से, ठीक है, कोई एक साहब कह रहे हैं ये एक्सपर्टीज की वजह से। एज पर ह्यूम, डिवीजन ऑफ लेबर इज द हॉलमार्क ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। तो ये कह रहे हैं अगर मॉडर्न सोसाइटी आएगी तो डिवीजन ऑफ लेबर तो आएगा। एज इट इज प्रमोटिंग एक्सीलेंस, देखिए किससे एसोसिएट कर रहे हैं, एक्सीलेंस इन मॉडर्न सोसाइटी विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जर्नलिस्टिक वर्क रूटीन इन प्री मॉडर्न। तो ये कह रहे हैं अगर मॉडर्न सोसाइटी से प्री मॉडर्न सोसाइटी से अगर मॉडर्न सोसाइटी बनती है, इसका पीछे जो एक कोर्स है वो क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखते हैं एडम स्मिथ क्या कह रहे हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एडम स्मिथ ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, he talks about division of labor in his book Wealth of Nations and gives economic explanation to division of labor। एक जो DOL पे क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इकोनॉमी से कनेक्ट कर रहे हैं इसको, पर्टिकुलरली मार्केट से, पर्टिकुलरली इफिशियंसी से। ये हमने व्यू देख लिए डिवीजन ऑफ लेबर पर। He talks about division of labor in his book Wealth of Nations and give economic explanation to division of labor। He says that in modern industrial society man is rational, man बहुत दिमागी है, रेशनल है, वो ऐसे ही नहीं अपने काम को डिवाइड कर लेगा, वो उसके पीछे कुछ तर्क लगाएगा, दिमाग लगाएगा। एंड ड्रिवन बाय फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब देखिए यहाँ पर फ्रीडम की बात कर रहे हैं, फ्रीडम, क्योंकि मैन के पास फ्रीडम है चॉइस की, इसलिए वो रेशनल डिसीजन लेता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर को ये क्या कह रहे हैं, रेशनल डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पर फोकस करिए, ये भी इंडिविजुअल पर फोकस कर रहे हैं। फिर उसके बाद मार्केट पे चले जाते हैं, ये जो फोकस कर रहे हैं ये भी इंडिविजुअल पर फोकस कर रहे हैं उसकी एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर, ये भी इंडिविजुअल पर फोकस कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटीज के बेसिस पर, इसकी चॉइस के बेसिस पर, ये चॉइस पर फोकस कर रहे हैं। चूजिंग हिज ऑक्यूपेशन फॉर हिमसेल्फ नॉट सोसाइटी। कहाँ पे ये डर्कहाइम से अलग है, ये सोसाइटी पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ये तो इंडिविजुअल पर ही ध्यान दे रहे हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। ये कह रहे हैं अगर आप डिवीजन ऑफ लेबर को कॉम्प्लेक्स होते देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का सेंस, कोई टीचर बन रहा है, कोई राइटर बन रहा है, कोई एजुकेटर बन रहा है, कोई कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, कोई लीडर बन रहा है, कोई एडवोकेट बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, ये इतना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है इस मॉडर्न वर्ल्ड में डिवीजन ऑफ लेबर। देयरफॉर सेंट्रलिटी टू इट इज मार्केट। तो ये कह रहे हैं अगर ऐसा हो रहा है कॉम्प्लेक्सिटी तो क्यों हो रही है, क्योंकि मार्केट आ गया। मार्केट इज टेकिंग different forms in modern society. It is not restricted to merely physical space. अब मार्केट फिजिकल स्पेस जैसा कुछ नहीं रह गया है, जैसे कि पहले था लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट। फ्री मार्केट इकोनॉमी गिव्स राइज टू सच डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पर भी एक शब्द देखिए, फ्री। तो अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी बनाएंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर तो होगा ही होगा। मींस ये मार्केट सेंटर की बात कर। डिवीजन ऑफ लेबर इज द मार्केट मेकिंग, एवरीवन सेल्स देयर स्किल्स एंड लेबर एंड गेट द रिटर्न। तो ये कह रहे हैं अगर डिवीजन ऑफ लेबर है तो क्योंकि लोग अपने स्किल्स के बदले कुछ पा रहे हैं, अपने लेबर के बदले कुछ रिटर्न में पा रहे हैं। अगर वो उन्हें रिटर्न ना मिले, मार्केट रिटर्न ना दे, तो शायद वो डिवीजन ऑफ लेबर को फॉलो ना करें। ब्यूरोक्रेट्स आर सेलिंग स्किल्स एंड गेटिंग वेज। अगर कोई ब्यूरोक्रेट भी बन रहा है तो क्यों है, क्योंकि वो अपनी स्किल्स को बेच रहा है, मैनेजमेंट स्किल्स को वो बेचे दे रहा है, और उसके बदले में क्या पा रहा है, वेज। तो अगर ये डिवीजन ऑफ लेबर को कैसे देख पा रहे हैं, मार्केट के बेसिस पर, ठीक है। डिमांड सप्लाई के केस में देख पा रहे हैं कि कुछ की डिमांड है उसी को सप्लाई किया जा रहा है, ये देख पा रहे हैं इसको एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये सभी मार्केट सेंट्रिक बातें हैं। इट इज द यूटिलिटेरियन वैल्यूज दैट इज पुशिंग वन टू मार्केट। अगर मैं टीचर हूं तो मैंने इसकी कुछ यूटिलिटी देखी, यार बच्चों को कुछ पढ़ाया जाएगा, इसमें मैं मींस कुछ यूटिलिटी में देख पा रहा हूँ, मींस डिमांड एंड सप्लाई का मैं कुछ समझ पा रहा हूँ। मैं अगर सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो मैंने शायद ये देखा हो कि इसकी डिमांड क्या है, शायद, एज पर एडम स्मिथ। दैट इज पुशिंग वन टू मार्केट। ये कह रहे हैं मार्केट में जाने के लिए बस यूटिलिटेरियन वैल्यूज देखिए, डिमांड सप्लाई देखिए, आपको फायदा हो रहा है कि नहीं, बस यही देखते हैं लोग और डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। नॉट एथिकल और मोरल वैल्यूज। मैंने नहीं देखा कि सोसाइटी, अगर सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो इसमें मोरलिटी सही रहेगी कि नहीं रहेगी, मैंने कुछ मोरल ग्राउंड नहीं लिया सोशियोलॉजी पढ़ाने के लिए, एज पर एडम स्मिथ। मैं बस यूटिलिटेरियन वैल्यूज के आधार पर आपको सोशियोलॉजी पढ़ाने आ गया हूँ। कोई अगर राइटर बना है तो उसने कोई एथिकल और मोरल वैल्यूज को नहीं उसमें रिकॉग्नाइज किया, वो बस यूटिलिटेरियन वैल्यूज के आधार पर आ गया है और डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। ऑन द अदर हैंड सम सोशियोलॉजिस्ट टेल दैट एन इंडिविजुअल मे बी ड्रिवन बाय मोरल, एथिकल और साइकिक सेटिस्फैक्शन इन चूजिंग देयर ऑक्यूपेशन। लेकिन इसका क्रिटिक क्या है, ये इसका क्रिटिक बता रहे हैं कुछ लोग तो अपने काम को मोरलिटी के आधार पर ही चुनते हैं,
डिवीजन ऑफ लेबर किस आधार पर करते हैं? मोरलिटी के आधार पर। एग्जाम्पल, पीपल लीविंग ब्यूरोक्रेसी टू ज्वाइन एनजीओ। कुछ लोग तो आईएएस जैसी नौकरी छोड़ देते हैं क्योंकि वह मोरलिटी के आधार पर एनजीओ को ज्वाइन करना चाहते हैं। वो कहते हैं कुछ भी नहीं रखा है इसमें दलाली में। डिवीजन ऑफ लेबर हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग मेटलिस्टिक नीड which helps one to lead a happy satisfied life। तो ये कह रहे हैं जो अपने इसमें साफ है कि मेटलिस्टिक नीड की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर है, जिसकी वजह से लोग खुश रह पाते। तो मार्केट की वजह से मेटलिस्टिक नीड पूरी हो रही है, जिस वजह से लोग हैप्पी हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट है तो मेटलिस्टिक नीड है, इसी वजह से हैप्पीनेस है। एज पर सम सोशियोलॉजिस्ट, सोसाइटी क्रिएट्स, रेगुलेट्स एंड डिस्ट्रॉय मार्केट, हेंस एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी इज प्राइमरी एंड मार्केट इज सेकेंडरी। लेकिन इसका विरोध और सोशलॉजिस्ट कैसे करते हैं कि मार्केट तो सोसाइटी में ही है, मार्केट चाहेगा तो सोसाइटी चाहेगी तो मार्केट लगेगा, ये तो कोई भी मार्केट नहीं लगेगी। तो मींस प्राइम इंपॉर्टेंस कुछ स्कॉलर इसके क्रिटिक के रूप में सोसाइटी को देते हैं। उसका एक एग्जांपल क्या है? डर्कहाइम। एज पर इकोनॉमिस्ट, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज मनी व्हिच कैन बी अचीव्ड थ्रू ऑक्यूपेशन। इकोनॉमिस्ट तो यही कह रहे हैं हैप्पीनेस तो अचीव हो सकती है ऑक्यूपेशन से। तो आप अगर इनकी थ्योरी की बात करें इकोनॉमिस्ट की या एडम स्मिथ की, तो डिवीजन ऑफ लेबर ये किस बेसिस पर देख पा रहे हैं? मार्केट के बेसिस पर। मार्केट में ये क्या देख रहे हैं? डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई में क्या देख रहे हैं? मेटलिस्टिक नीड। मेटलिस्टिक नीड क्या पूरी करती हैं? हैप्पीनेस। तो ये हैप्पीनेस से मार्केट को कनेक्ट कर रहे हैं। फिर ये क्या देख रहे हैं? मार्केट से एफिशिएंसी, और फिर क्या देख रहे हैं? प्रोडक्टिविटी। इन चीजों से ये डिवीजन ऑफ लेबर को देखते हैं। ये किस तरीके से नहीं देखते हैं? ये नहीं देखते हैं सोसाइटी को क्या फर्क पड़ रहा है। क्या नहीं देख रहे हैं? सोसाइटी कैसे डिवीजन ऑफ लेबर को देखती है, ये नहीं देखते हैं। ये नहीं देखते हैं मोरल एंगल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल इसमें दिया था। कार्ल मार्क्स ऑन डिवीजन ऑफ labor. Division of labor is not driven by market or individual's choice. Rather, it is driven by the will or choice of the owners of the factors of production. इसको forces of production लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। factors of production जो टर्म है वो इकोनॉमी में यूज किया जाता है, forces of production आपकी सोशियोलॉजी में यूज किया है। इसको यहाँ पे ऐसे करिए, मैं भी बुक में टीम को बोलकर सही करा। ये कह रहे हैं जो मार्क्स साहब हैं, ये कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं, मार्केट आर्केट का कोई मतलब नहीं है। मार्केट और इंडिविजुअल की चॉइस है, इसकी वजह से आदमी काम नहीं चुनता है अपना। ये कह रहे हैं ये तो लोग अगर काम चुन रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति कोई ऊपर बैठा हुआ है या 10, 5, 20 आदमी जो हैं जिनके पास में कंट्रोल है किसका? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का। मींस जो हैव्स हैं, जो बुर्जुआ हैं, उसकी वजह से ही लोग एक प्रकार के काम को कर रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो क्या पता मैं यूट्यूब को देखकर ही सोशियोलॉजी पढ़ाने आया हूं, और तो यूट्यूब किसका है? यूट्यूब किसी एक व्यक्ति का है। तो अगर वो चाह रहा है तो लोग यूट्यूबर बन रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, कुछ टेक्नीशियन बन रहे हैं, कुछ इंजीनियर बन रहे हैं। वो चाह रहा है क्योंकि उसे अपना मनी का रोटेशन करना है, उस रोटेशन में उसे लोग चाहिए, इसलिए वह कुछ ये काम कराता रहता है क्योंकि उसके पास क्या है? ऑनरशिप ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। ये कह रहे हैं कार्ल मार्क्स। इन ए क्लास सोसाइटी लाइक सोसाइटी, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, या जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी हम लोग देख रहे हैं इसको क्लास सोसाइटी कर दे रहे हैं। क्लासलेस सोसाइटी ये किसको कहते हैं? कम्युनिस्ट सोसाइटी को ये क्लासलेस सोसाइटी कहते हैं, या प्रिमिटिव सोसाइटी को भी ये क्लासलेस सोसाइटी कहते हैं। वो हम देखते हैं कैसे होगी। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट क्लास। ये कह रहे हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पर किसका कब्जा है? डोमिनेंट क्लास का। तो इसका मतलब क्या है? डोमिनेंट क्लास जैसे चाहेगी वैसे ही लोग काम पकड़ेंगे। तो लोगों जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो बस विल है किसकी? डोमिनेंट क्लास की, जिसमें कौन कौन आते हैं? मास्टर्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, बुर्जुआ। डिवीजन ऑफ लेबर इज डिसाइडेड बाय क्लास, नॉट मार्केट और इंडिविजुअल्स डिजायर पर से। तो ये कह रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर आपके चाहने से नहीं है कुछ भी, ना कुछ मार्केट चाह रहा है, ऐसा कुछ भी डिमांड सप्लाई नहीं है। वो बस कुछ लोग चाह रहे हैं जो कोई फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को अपने हाथ में लिए बैठे हैं, वही आपसे चाह रहे हैं वैसे ही आप बन रहे हैं। कैपिटलिज्म इज द मोस्ट एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम एज पर कार्ल मार्क्स। तो ये जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी आप बना रहे हैं कैपिटलिज्म में, ये तो एक्सप्लॉइटेटिव है, और एक्सप्लॉइटेशन कौन कर रहा है? ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसलिए इस बात से ये क्या कर रहे हैं? अपोजिशन दिखा रहे हैं एडम स्मिथ की थ्योरी का। तो ये एडम स्मिथ जो फ्रीडम की बात कर रहे हैं वो कुछ भी फ्रीडम नहीं है एज पर मार्क्स, और ये कह रहे हैं नो फ्रीडम ऑफ चॉइस इन कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड और मार्केट इकोनॉमी। एज पर मार्क्स, डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट डिवीजन ऑफ लेबर, रादर इट इज डिवीजन ऑफ लेबरर्स। वो ये कह रहे हैं आप समझ रहे हैं काम को बांट रहे हैं वो लोग, आपकी नजर में काम बट रहा है, वो कह रहे हैं काम नहीं बट रहा है, बट रहा है कामगार। काम को करने वाले लोगों को बांट दिया जाता है। क्यों बांट दिया जाता है? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के मालिक? इसलिए कर रहे हैं कि लोग कहीं इकट्ठा ना हो जाएं, लोग कहीं रिवोल्ट ना कर दें, इनकी धन संपत्ति को बांट ना लें आपस में, कुछ रिवोल्ट ना कर जाए मेरी, और इनकी कलाई खुल ना जाए। इसलिए लोगों को बांट दीजिए आपस में, किसी को इंजीनियर बना दीजिए, किसी को टेक्नीशियन बना दीजिए, किसी को मैनेजर बना दीजिए, कुछ ऐसे ही डेजिग्नेशन दे दीजिए, किसी को ब्यूरोक्रेट बना दीजिए, और ये सब आपस में बटे रहेंगे तो एक दूसरे के कष्ट जो कि सबके एक समान है वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो मार्क्स इसको एक टर्म देते हैं, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस। तो क्लास कॉन्शियसनेस क्या है? क्लास कॉन्शियसनेस पुअर वर्सेस रिच,
मींस क्लास कॉन्शियसनेस या तो आप पुअर हैं या रिच हैं, और क्लास कॉन्शियसनेस क्या है, या तो आप एक्सप्लॉइटेड हैं या एक्सप्लॉइटर हैं। यही तो कॉन्शियसनेस होनी चाहिए आपके अंदर। लेकिन इसको फाल्स क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये आपके अंदर पैदा नहीं होने देंगे, ये वाली जो कॉन्शियसनेस है ये आपके अंदर पैदा नहीं होने देगी फाल्स क्लास कॉन्शियसनेस। मींस आप अगर पुअर हैं, आप अपने आप को पुअर नहीं समझ पाएंगे। कैसे नहीं समझ पाएंगे? अगर आपको मैनेजर बना दिया तो आप समझेंगे मैं तो लेबर से ऊपर हूं, तो आप लेबर के साथ यूनाइट करने की बात ही नहीं करेंगे। आपको इंजीनियर बना दिया तो आप कहेंगे मेरे अंदर तो कम से कम 50 लेबरर्स हैं या वर्कर्स हैं, तो उन वर्कर्स से तो मैं ठीक ही हूं। तो आप अपनी कॉन्शियस या क्लास कॉन्शियसनेस को समझ ही नहीं पाएंगे। आप भी उतने ही पुअर हैं जितना लेबर एक पुअर है। आल दो आपको बस क्या है, इजिली फंड्स अवेलेबल है, इजिली क्रेडिट अवेलेबल है, इसलिए आप अपनी समस्याओं को समस्या नहीं समझ रहे हैं। डिवीजन अमोंग प्रोलेटेरिएट मींस वर्कर्स और हैव नॉट्स, ये कुछ मार्क्स के टेक्निकल टर्म है, इस पे बस कंफ्यूज ना होइए। प्रोलेटेरिएट मींस वर्कर्स, हैव नॉट जिसके पास गरीबी ही शेयर करने के लिए है उनको कहते हैं प्रोलेटेरिएट। बाय असाइनिंग डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स, तो ये इन्होंने कैसे किया है डिवीजन ऑफ लेबरर्स, बस नाम अलग कर दिए हैं। जूनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, टेक्निकल हेड, ऐसे नाम रख लीजिए। थ्रू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स बना दिए हैं इन हैव्स ने, जो भी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के मालिक हैं, इन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स बना दिए हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को बस खरीदने में पड़े लगे हुए हैं। आज ये मॉडल आ रहा है फोन का, कल उसके अगले हो रहा है, फिर उसके अगले आ जाएगा अगले साल। तो जो भी आप जनता है, जो भी लेबर है, चाहे मैनेजर है, चाहे वीपी है, चाहे एबीपी है, चाहे टेक्निकल हेड है, वो सब क्या कर रहा है, इन चीजों को खरीदने में लगा हुआ है। और उसको खरीदने के लिए उन्होंने क्या क्रेडिट का सिस्टम कर दिया है, किस्त ब्याज पे उठाओ पैसा, तो किस्त कल्चर चल रहा है। द प्रोलेटेरिएट्स आर बीइंग ट्रैप्ड इन फाल्सिफाइड हैप्पीनेस। तो आप अगर एक एप्पल का मोबाइल ले भी आ रहे हैं घर पर और 5 महीने की किस्तों पर, तो आप दिख रहे हैं बस हैप्पी, लेकिन वो वास्तव में फाल्सिफाइड हैप्पीनेस है। आप हैप्पी है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में आपके पास क्या है, पॉवर्टी। आप अगर एप्पल का मोबाइल खरीद पा रहे हैं, एक मान लिया टेक्निकल हेड होकर, वाइस प्रेसिडेंट होकर, मींस आपने क्या है, किस्त से उठा लिया। लेबर खरीद ही नहीं पा रहा है, बात तो वही है, दोनों इक्वली पुअर है, ऐसा कुछ कह रहे हैं मार्क्स। तो इन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक हैं या फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के जो ऑनर्स हैं, उन्होंने इंजेक्टेड कंज्यूमरिज्म इन द माइंड्स ऑफ प्रोलेटेरिएट। आपके दिमाग में एक प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू कर दी है कि आप अपनी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, ये कह रहे हैं मार्क्स। डिवीजन ऑफ लेबर इज द कॉन्शियस थॉट ऑफ कैपिटलिस्ट टू डिवाइड द लेबरर्स सो दैट दे कैन नॉट आस्क देयर ड्यूज एंड देम टू यूनाइट ऑन द वे ऑफ रिवॉल्यूशन। ये कह रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर ही वो कारण है जिसकी वजह से आपके अंदर वो सोच ही नहीं पैदा हो पाती है जिससे आप उनके खिलाफ कुछ कर पाए। आप अपनी जो राइट्स हैं उसको डिमांड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप बट गए हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इज एंटी पीपल, एंटी लेबरर्स, एंटी डेवलपमेंट, हेंस डोंट ग्लोरीफाई डिवीजन ऑफ लेबर एज डिड बाय एडम स्मिथ। ये कौन कह रहे हैं, मार्क्स साहब। अब डर्कहाइम की बात करते हैं। डर्कहाइम रिजेक्टेड मार्क्सियन थ्योरी। मार्क्स ने जो भी कुछ कहा उसको डर्कहाइम ने रिजेक्ट कर दिया। एडम स्मिथ ने जो भी मार्केट से रिलेटेड जो बातें करी उसको भी इन्होंने मना कर दिया। डेविड ह्यूम और प्लेटो की थ्योरी, उसको भी इन्होंने नहीं माना। एंड ही गेव ए न्यू एक्सप्लेनेशन ऑफ टू डिवीजन ऑफ लेबर, दैट इज सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। जो डर्कहाइम है वो कह रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर है, लोगों का काम अगर बटा है तो क्यों बटा है, क्योंकि सोसाइटी चाह रही है। एज पर मार्क्स कौन चाह रहा है, हैव्स चाह रहे हैं, उनके पास फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल है, वो चाह रहे हैं। एडम स्मिथ के हिसाब से कौन चाह रहा है, मार्केट चाह रहा है। डेविड ह्यूम के आधार पर कौन है, एक्सपर्टीज, और प्लेटो के आधार पर इनहेरेंट कैपेबिलिटीज। लेकिन इनके आधार पर, डर्कहाइम के आधार पर क्या है, सोसाइटी। एज पर डर्कहाइम डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास, मार्केट, इंडिविजुअल्स चॉइस और हिज एबिलिटी, रादर डिवीजन ऑफ लेबर इज डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी। तो आपको हाईलाइट क्या करना है, सोसाइटी। ये कह रहे हैं अगर डिवीजन ऑफ लेबर है, लोग बटे हैं, तो किस बेसिस पर बटते हैं, जैसे सोसाइटी बटी हुई है उसी आधार पर लोग भी बटते हैं। जैसे सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड हुई है वैसे लोग भी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अब ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है, कभी सिंपल सोसाइटी होती है तो लोग वैसे डिवीजन ऑफ लेबर कर लेते हैं, DOL1 दिख जाता है। कभी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो जाती है या कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी मान लीजिए, तो कुछ नए टाइप का डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या था, मान लीजिए आप फार्मर हैं, लेबरर हैं, यहाँ पे क्या होने लगे, एडवोकेट होने लगे, आप AC टेक्नीशियन होने लगे, ठीक है। AC नई चीज आ गई तो आप AC के टेक्नीशियन बन गए, आप YouTube के कंटेंट क्रिएटर हो गए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर भी अलग टाइप का है, इसको डिवीजन ऑफ लेबर 2 कहिए। तो इन्होंने कहा जैसे सोसाइटी बदलेगी, जैसे जैसे सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टर बदलेगा, वैसे वैसे सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर बदलेगा। अब देखते हैं इस थ्योरी में ये क्या कहना चाहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फिर पर्टिकुलरली हम पढ़ रहे होंगे डर्कहाइम वर्क ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, कि इनका पर्टिकुलरली क्या थॉट था डिवीजन ऑफ लेबर पर, और कैसे ये मार्क्स, प्लेटो, एडम स्मिथ से अलग थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।